नाम से। एक सबसे बड़ी बात है कि जो आज आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का जो कैंपस देख रहे हैं, जो ये उन हरद्वार लाल जी जो है इस कैंपस को यहाँ यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करके गोहाना रोड की तरफ लेके जा रहे थे और वहाँ पे ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी। उनका ये कहना था कि ये भाई ज़मीन वमीन ठीक नहीं है। आरपी हुड्डा साहब थे, प्रोफेसर राजबीर सिंह तो नहीं, हैं, नहीं, उससे हरद्वारी लाल तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही एमडी यूनिवर्सिटी को, तो उससे पहले तो जाट रोहतक में जाट कॉलेज और ये बाकी जो संस्थानों के कॉलेज है ये भी थे, लेकिन एमडीयू में ऐसा क्या था कि ये यूनिवर्सिटी बन गई वो वहीं के वहीं। 70 में जो ये यूनिवर्सिटी बनी थी वो थी रोहतक यूनिवर्सिटी के नाम से इसका स्थापना की गई थी। बाद में इसका महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रोग्राम चलते थे, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, केवल 4 ही प्रोग्राम चलते थे। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह दी, हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा रहेगा हमारी अपनी रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के 50 साल पूरे होने पर कि यूनिवर्सिटी ने इन 50 सालों में 5 दशकों में क्या खोया, क्या पाया और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई और कितने वाइस चांसलर्स रहे, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं, क्या कंट्रोवर्सीज हुई, और स्टूडेंट्स की बात भी करना नहीं भूलेंगे, यहाँ के डिपार्टमेंट्स की बात करना नहीं भूलेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ की लाइब्रेरी जिसको हाल ही में इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी का अवार्ड भी मिला है। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ओपी वशिष्ठ साहब, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि किसी भी देश और प्रदेश का अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वो उसकी असली धरोहर होते हैं। 5 दशक हो गए हमारी अपनी एमडीयू को। सत्सिंह जी, ये तो हमारे लिए भी गौरव की बात है, मेरे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि मैंने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का ही यूनिवर्सिटी कॉलेज था वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की और फिर एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की है। तो मेरा तो इसी कैंपस में समय बीता है और अब भी मैं तो कैंपस से ही टच में हूँ। तो मैंने तो खुद ही इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी बदलते हुए देखा है, लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी का जो 1975 में और 76 में जैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी वो तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन जो हमने यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ है, टीचर हैं, नॉन टीचिंग के जो कर्मचारी हैं, उनसे जो हम बैठ के डिस्कस करते हैं वो बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने कितना अपने आप को स्थापित किया है और कितना डेवलप किया है। ये समय समय पे जो हमारे वाइस चांसलर भी रहे हैं उनका भी बड़ा योगदान है, यहाँ के स्टूडेंटों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पहले छात्र संघ के चुनाव भी होते थे तो स्टूडेंटों की एक बहुत ज़्यादा ताकत होती थी। अब तो स्टूडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, जो यूनियन के जो इलेक्शन होते हैं। बदलते दौर के साथ चीज़ें बदलती हैं, अब प्रायोरिटीज़ भी बदल गई हैं और कंपटीशन का ज़माना है। पहले शायद कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वसी साहब 50 साल, तो उससे पहले तो जाट रोहतक में जाट कॉलेज और ये बाकी जो संस्थानों के कॉलेज है ये भी थे, लेकिन एमडीयू में ऐसा क्या था कि ये यूनिवर्सिटी बन गई वो वहीं के वहीं है। देखो सत्सिंह जी, 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ, पंजाब हरियाणा का अलग हुआ, तो 1966 में जो यूनिवर्सिटी है ये रीजनल सेंटर होता था 1966 में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, और 4 ही कोर्स यहाँ पे प्रोग्राम चलते थे, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, केवल 4 ही प्रोग्राम चलते थे। उसके बाद ये 1974 में ये आ गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उसमें, और फिर यहाँ पे 9 कार्यक्रम जो है वो संचालित हुए, और 1975-76 में ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। हालांकि इसका पहले जो 75 में जो ये यूनिवर्सिटी बनी थी वो थी रोहतक यूनिवर्सिटी के नाम से इसका स्थापना की गई थी। बाद में इसका महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 में इसका नामकरण हुआ। तो 75-76 में यूनिवर्सिटी बन गई और एक जो प्रोफेसर जो उस समय उन्होंने वहाँ से एमबीए किया था, आज एक बड़े अखबार में उनका साक्षात्कार भी छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और सिर्फ 1200 स्टूडेंट होते थे, रीजनल सेंटर होता था
और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वो वहाँ पढ़े भी, फिर वो यहाँ जॉब भी लगे एज ए लेक्चरर, और वो पंडित नेकीराम में पढ़ते थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने और फिर लेक्चरर बने, और फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई और आज वो बहुत महत्वपूर्ण पद के ऊपर भी हैं। हाँ, ये डॉक्टर अजय कुमार राजन है, वो स्टूडेंट वेलफेयर जो है उसके पद से रिटायर हुए थे पीछे, और अभी भी वो यूनिवर्सिटी में उनको रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी जिम्मेदारी दे रखी है। तो वो एमडी यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज था उसी में वो पढ़े हैं। अब तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से अलग से है, यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, पहले वो यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज होता था। तो एमडीयू का पहला वाइस चांसलर कौन था, अगर वाइस चांसलर के बारे में बात करें? हम सत्सिंह जी, अगर जैसे हम इसकी बात करें वाइस चांसलर की, तो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के दौरान 2-3 ही हमारी मेमोरी के अंदर हैं। आरपी हुड्डा साहब थे, प्रोफेसर राजबीर सिंह तो हैं, नहीं, हरद्वारी लाल तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 1976 से लेके आज तक 26 कुलपति जो है वाइस चांसलर यहाँ पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो पहले जो कुलपति थे वो थे एमएल बत्रा, जो 1976 से 1977 तक का उनका कार्यकाल रहा, हालांकि काफ़ी कम ही कार्यकाल था। उसके बाद जेडी सिंह जो है उनको जिम्मेदारी दी 1977 से लेके 2 ही महीने रहे वो तो। फिर तीसरे नंबर पे चौधरी हरद्वारी लाल का नाम आता है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, जो कि आज भी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को, आप शिक्षकों को, या किसी जो पुराने जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, वो पंडित चौधरी जो है हरद्वारी लाल के बारे में सब वाकिफ़ है, उनके किस्से, उनकी काम करने की शैली। छारा गांव के, अपने झज्जर के छारा गांव के थे, और वो बड़े ही अलग ही मिजाज के आदमी थे। वो राजनीति में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे वो, और उन जैसा इंसान जो है ना वो तो कम ही देखने को मिलता है। वो यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपने सिक्का घुमाया और राजनीति में भी सिक्का घुमाया जी। और ऐसा बताते हैं कि जब चौधरी हरद्वारी लाल वीसी होते थे तो उस समय किसी बाहर के सरकार के मंत्री की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी परमिशन के बगैर यूनिवर्सिटी में कोई एंटर कर सके। वो कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये काम जो ना चौधरी हरद्वारी लाल जी के टाइम लेकिन खासियत ये भी थी कि वो अच्छे शिक्षकों को मौका जरूर देते थे, उनको बाहर से भी बुलाते थे कि तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एमडीयू में मिलेगा, तुम आ जाओ, और हमारी शिक्षा का स्तर को वो देखो, जितना यूनिवर्सिटी का में उनका योगदान है उतना ही विवादित भी रहे हैं वो। और 4 महीने तक शिक्षक और नॉन जो टीचिंग है, टीचिंग और नॉन टीचिंग ने 4 महीने तक उनके कार्यकाल में हड़ताल की, मतलब बहुत बड़ा अरसा हो जाता है। कई कंट्रोवर्सी चौधरी हरद्वारी लाल के नाम से। एक सबसे बड़ी बात है कि जो आज आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का जो कैंपस देख रहे हैं, जो ये उन हरद्वारी लाल जी जो है इस कैंपस को, यहाँ यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करके गोहाना रोड की तरफ लेके जा रहे थे, और वहाँ पे ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी। उनका ये कहना था कि ये भाई ज़मीन वमीन ठीक नहीं है, या पानी वानी भरता है, ज़मीनी जो भूजल स्तर है वो काफ़ी ऊपर है, और यहाँ पे शिक्षण संस्थान और ये बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इन्होंने तो यहाँ से, ये 1976 की बात है ये, जब यूनिवर्सिटी बनी, और हरद्वारी लाल जी को 1977 से 80 तक का पहला कार्यकाल जो उनका रहा, तो ये इस यूनिवर्सिटी को यहाँ से शिफ्ट करके, और जो सुखपुरा चौक से आगे जो पावर हाउस है गोहाना रोड पे, वहाँ पे ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी। ये तो उसके बाद बंसीलाल जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, और उन्होंने ही वो ज़मीन एक्वायर की थी, उसको निरस्त करवा के और यहीं पे यूनिवर्सिटी को। जी, बंसीलाल का भी काफ़ी योगदान है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए। और ये बताइए कि कितने ब्यूरोक्रेट कितने यहाँ पर, और कुछ सैनिक भी रहे हैं इसमें? देखो, वैसे तो आईएएस जो है वो संभालते रहे हैं, PP 4 पे कैप्रिन जो है वो आईएएस, पहले आईएएस के तौर पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे, और उसके बाद जो है TD जोगपाल जो है वो VC बने। फिर उसके बाद अनीता चौधरी IAS है वो चांसलर बनी
वाइस चांसलर बनी यहाँ पे, और सुनील आहूजा IAS है, इनको भी कार्यकाल उनका दिया गया, और सुधीर राजपाल, ये 4-5 जो IAS है ये समय समय पर VC के तौर पे काम कर चुके हैं। लेकिन जो ये PP जो IAS जो बने थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एकेडमिक का भी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उस टाइम पे, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बनी तब तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो इंदिरा गांधी भवन भी बाद में ही बना, उसके बाद पहले तो इनके पास VC और रजिस्ट्रार के बैठने के लिए जगह तक भी नहीं होती थी। वो भी उधार की बिल्डिंग, उधार की बिल्डिंग में ही थे ये इसका जो हेल्थ यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है। लेकिन कभी मेडिकल कॉलेज भी रोहतक का, वो भी यूनिवर्सिटी के अंडर ही, हाँ, यही डिग्री मिलती थी, MDU की डिग्री मिलती थी। ये PGI-MS की जो डिग्री है, MBBS की और इसकी, वो डिग्री भी MD यूनिवर्सिटी के अंडर में मिलती थी पहले। और सैनिकों ने भी इनका कार्यकाल जो सेना के अधिकारियों ने संभाला है। तो सैनिकों के तौर पे हम देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है GC अग्रवाल यहाँ पे VC रहे हैं, और OP चौधरी, ब्रिगेडियर OP चौधरी यहाँ पे रहे हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल OP कौशिक और भीम सिंह सुहाग, ये 4 सेना अधिकारी जो है वो VC रहे हैं। और ब्रिगेडियर OP चौधरी और भीम सिंह सुहाग का तो काफ़ी, उन तो एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, वाइस चांसलर के तौर पे काम किया कि कोई शिक्षक और नॉन जो टीचिंग के लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके सामने जाके कोई बात कर सके। तो लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें सत्सिंह जी, वो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब गवर्नमेंट आई, और RP हुड्डा यहाँ वाइस चांसलर थे, उनको 2 बार मौका मिला, 6 साल वो यहाँ पे VC रहे। लेकिन ऐसा सूत भी तो देखो ना कि रोहतक का ही तो मुख्यमंत्री और वो जो हुड्डा साहब हैं वो वाइस चांसलर RP हुड्डा जी, और हुड्डा साहब ने रोहतक के नाम पे तो खुली मुट्ठी कर रखी थी कि जितना हो सकता है आप लगाओ। देखो, RP हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुली छूट दे रखी थी कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी को उस लेवल पे लेके जाइए जो एक यूनिवर्सिटी की शेप होती है, यूनिवर्सिटी का जो काम होता है। आप ये देखिए, नोटों की तो बोरी खोल रखी थी हुड्डा साहब ने VC MDU के VC के लिए कि भाई आप जितना काम करवाना चाहे उतना काम करवाइए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंटरनेशनल लेवल की जो बिल्डिंगें देखते हैं, लैब देखते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं, मतलब जितनी भी जो बिल्डिंगें आज आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में देखोगे, ये सारा का सारी जो बिल्डिंगें हैं ये RP हुड्डा की देन है। इससे पहले तो बिल्डिंग थी ही नहीं। ये जो यहाँ जो मेडिकल कॉलेज की तरफ में जो इंदिरा गांधी भवन था और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी के जो डिपार्टमेंट होते थे, बस वही इनके पास बिल्डिंग थी। यहाँ सबसे पहले लाइब्रेरी जो है वो RP हुड्डा ने इधर बनवाई, नई लाइब्रेरी। तो प्रोफेसर RP हुड्डा वैसे भी लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि जिनको अंग्रेजी आती थी उनके सामने तो हरियाणवी में बात करते थे, और जो हरियाणवी बोलते बेचारे उनके सामने अंग्रेजी में बात करते थे। वो टैकल करना जो है ना बड़ा जबरदस्त। एक तो उनको ना फाइलिंग का जो है ना कागजी उसमें नोटिंग में ना उनका कोई मुकाबला नहीं था। जो भी वो टेढ़ा हाथ करके ने लिखा करते, ऐसे मैंने तो कई बार देखा है उनको ऐसे करके साइन करा करते हो। जय उन्होंने एक कितना भी इंटेलिजेंट बंदे ने जैसे कोई फाइल उनके पास भेजी है नोट बना के, उसमें भी जब गलती उन्होंने छाटनी होती तो 1 सेकंड में उसको अंडरलाइन कर दिया करते कि भाई ये फाइल में तो इतनी भयंकर गलती लेके आए हो आप, इसको वापस लेके आओ, ठीक करके लेके आओ। जिसको परेशान करना होता था उसको और ज़्यादा 4 अंग्रेजी के शब्द उनको बोल कर भेज देते थे वापस। तो RP हुड्डा के कारण ही जो आज यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, वो RP हुड्डा के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। वैसे RS धनखड़ जो है वो एकेडमिक के मामले में काफ़ी उनका योगदान है। वो एक शिक्षा के जो डेवलपमेंट हुआ जो होता है, एक शैक्षणिक माहौल जो दिया जाता है या कुछ कोर्स लेके आए थे, वो RS धनखड़। जी, RS धनखड़ का आपने बताया। तो जो MDU का एक जो हॉलीडे होम है उत्तराखंड के अंदर, जी वो नैनीताल में, हाँ नैनीताल में, वो भी RS धनखड़ जी में वहाँ उनका नाम लिखा हुआ है। धनखड़ साहब का भी एकेडमिक्स के मामले में बताते हैं कि वो सही मायने में एक प्योर एकेडमिशियन थे।
तो हमने बात कर ली बाकी सारे वाइस चांसलर की, जो अभी लॉन्गेस्ट सर्विंग है। नहीं, इससे पहले विवेक चंद शर्मा यहाँ पे रहे वीसी, तो उनके टाइम में तो बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं। और इतना है, ये अपने जो आजकल फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं अपने कुलताज, इनके टाइम में विकास सिवाच यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे हैं। इन्होंने तो वहाँ पे हंगामा ही कर दिया था। और इसके विवेक चंद्र जो वीसी होते थे, उनके घर में घुस गए कैंपस में ही और तोड़ फोड़ भी कर दी थी, टीवी टावी तोड़ दिए थे, कुर्सी फर्नीचर। प्रोफेसर कुलताज ने, सभी लोग थे। ये एक ग्रुप होता था पहले। अच्छा, लीडर, मतलब ये भी छात्र नेता ही के तौर पे इनकी पहचान थी। वैसे ये टीचिंग में आ गए, लेकिन छात्र नेता के तौर पे इनकी पहचान ज़्यादा होती थी। बंसीलाल के अनुमान है। तो फिर बंसीलाल के लिए भी ये काम करते रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पे, मजबूत कार्यकर्ता के तौर पे। तो विकास सिवाच के टाइम की बात है ये, जब प्रेसिडेंट था। और इसमें मैं आपको एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि अब जो वीसी है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटी की, हरियाणा की भी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, उस टाइम पे जो वाइस चांसलर है वो छात्र संघ के जो प्रेसिडेंट होते थे, छात्र यूनियन को, उसको साथ लेके चलते थे। और छात्र संघ के जो नेता बनते थे, प्रेसिडेंट बनते थे, उनका भी बड़ा योगदान होता था। वो कभी यूनिवर्सिटी के अहित के लिए कभी नहीं सोचते थे। छात्रों की मांगे तो उठाते थे, छात्रों के मुद्दे भी उठाते थे, लड़ाई भी लड़ते थे, सब कुछ होता था। लेकिन वो कभी अपने वाइस चांसलर के प्रति या अपने शिक्षकों के प्रति कभी दुर्भावना नहीं रखते थे। और वो उनका उतना ही मान सम्मान करते थे, जाके मिलते थे, काम भी होते थे सबके। लेकिन वाइस चांसलर का कभी वो अहित नहीं करते थे। उनका जो रिस्पेक्ट है वो एक छात्र की वजह की तरीके से ही, जो छात्र संघ के जो प्रधान होते थे, वो वैसे ही इज्जत करते थे जैसे एक स्टूडेंट एक टीचर की करता है, एक वाइस चांसलर की करता है। देखो, एमडी यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी खासियत जो रही है ना, मैंने देखी है कि एमडी यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह पर स्थापित है, रोहतक शहर में, जहां आसपास कितने सैकड़ों गांव के स्टूडेंट यहां आते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ये है कि ये गांव के उन बच्चे बच्चियों तक शिक्षा की अलग जगा रहा है, जिनको अगर ये यूनिवर्सिटी ना हो सकता है उनको पढ़ने का मौका ना मिले, वो अशिक्षित रह जाए। और इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँच गए हैं। सत्सिंह जी, आप बात सही कह रहे हैं। ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने इस अपने हरियाणा के जो इलाके के अपने कम से कम भी 8 से 10 ज़िलों के, तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है इनसे भी, तो कुरुक्षेत्र के साथ लगते जो इलाके हैं या जो गांव है, वहाँ के बच्चे तो वहाँ पढ़ते थे। लेकिन जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, इसमें 8 से 10 ज़िलों के बच्चे ऐसे हैं जिनका जीवन स्तर जो है सुधारने का काम इसी यूनिवर्सिटी की देन है। नहीं, अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होती तो हो सकता है, जो आप वाली बात है, कि वो हायर एजुकेशन तक भी नहीं पहुंच पाते, वो स्कूल लेवल तक ही उनकी पढ़ाई होती है। और वो आज जो हमारे यहाँ देश में, विदेश में, अलग अलग फील्ड में जो नाम रोशन कर रहे हैं, जो जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है, वो हो सकता है कि वो ना होती। और इसके अलावा आप ये बताएं, खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता अगर रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ना होती। और इतनी सस्ती शिक्षा, हालांकि अभी थोड़ा बहुत फीस बढ़ी है, लेकिन फिर भी आप अगर यूनिवर्सिटी का मुकाबला करें, स्टेट यूनिवर्सिटी का काम तो फ्री शिक्षा ही देने का होता है वैसे तो। और नाम मात्र की ही फीस जो है, आज भी उतनी फीस नहीं है जितनी आप प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में आप देखोगे, तो वहाँ पे तो लाखों रुपये फीस। और यहाँ के हॉस्टल्स वगैरह का जो कोऑपरेटिव मेस चलता है, उसमें सभी मिलकर के डाइट एक सेट होती है, बच्चे ही मेस चलाते हैं, और उसके बाद एक डाइट का रेट निकाला जाता है ताकि वो सबको बढ़िया खाना मिले, मन मर्जी का खाना मिले, और उनके पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ लिया एक बार, मुझे लगता है जीवन में कुछ ना कुछ तो वो कर ही जाता है। देखो, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है, और जो हॉस्टल में बच्चे यहाँ पे 2-3 साल उन्होंने निकाल दिए, तो उनमें से 50% से बच्चे तो ऐसे हैं कि जो कामयाब हो जाते हैं।
50% से नीचे 25% ऐसे हैं कि जो अपना काम धंधा शुरू कर लेते हैं। फिर बाकी तो आप देखते हैं यूनिवर्सिटियों में कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने के लिए कमाते हैं और यहाँ कैंपस में समय बिताने के लिए अलग होते हैं, उनका अलग एजेंडा होता है। और इस यूनिवर्सिटी ने 5 ओलंपियन भी तैयार किए हैं। कितने सारे हमारे ऐसे भी हैं जो यहाँ से लॉ करके गए और आज हाई कोर्ट में जस्टिस बने बैठे हैं। देखो, वो आज जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में है, वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट रहे हैं। कितना बड़ा एक, आप ये देखो ना, यही तो अचीवमेंट होती है किसी भी संस्थान की कि भाई वो उनके बच्चे वहाँ से एजुकेशन लेके कहाँ पे जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। और जस्टिस सूर्यकांत की कहानी पिछले दिनों प्रोफेसर KPS मेलवार आए हुए थे और वो बता रहे थे कि जस्टिस सूर्यकांत का उस समय कैसे लॉ में एडमिशन हुआ और कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी। वो भी बड़ी, वो कहीं और एडमिशन लेना चाह रहे थे, वहाँ एडमिशन की तारीख निकल गई, फिर यहाँ उन्होंने लॉ के लिए फॉर्म भरा। और यहाँ का लॉ के बारे में बताते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही तगड़े लेवल का कंपटीशन होता है और मेरिट भी काफ़ी हाई जाती है। देखो, यहाँ के लॉ कॉलेज की एक ऐसी डिमांड होती थी पहले। ये जो लॉ कॉलेज है इवनिंग कॉलेज के तौर पे भी चलता था। पहले जो नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनके लिए इवनिंग क्लास लगती थी। और यहाँ से इवनिंग क्लास लगा के बहुत सारे IAS, IPS और बिजनेसमैन जो है वो वकील बन चुके हैं। वकील मतलब लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं। और हम इतना कुछ बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जोशी कैंटीन की बात नहीं करेंगे, हम जो सतनाम कैंटीन की बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये भी जो अभी विवेकानंद लाइब्रेरी है, आप देखते होंगे वहाँ पे जाके, तो उसके साथ में एक छोटा सा खोखा होता था चाय का। और मैं भी उस खोखे पे चाय काफ़ी बार पी चुका हूँ, अब भी पीता हूँ। अब उनके बेटे हैं या और परिवार के लोग हैं, वो अब भी उस कैंटीन को संभालते हैं। वो उस सतनाम जोशी की कैंटीन पे जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो जज हो, चाहे वो IAS अफसर हो, IPS अफसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो सब वहाँ उसकी चाय पी के और उनकी यादों को अपने उसमें समेटते हुए आज भी वो बेशक किसी भी बड़े पद पे है, जब वो MD यूनिवर्सिटी की चर्चा कहीं किसी के साथ भी कभी भी करते हैं तो सतनाम जोशी की कैंटीन का जिक्र करना नहीं भूलते। जी, सतनाम कैंटीन में जो उनके बेटे हैं वो अभी चला रहे हैं, तो वो बताते हैं कि अभी भी हमारे पास ना स्टूडेंट आते हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम तो पहचानते नहीं, वो बाबूजी को जानते थे, और अभी भी पैसे वापस कर जाते हैं कि भाई उस समय हमने बहुत चाय पी, उस समय पैसे नहीं होते थे, पर सतनाम जी ने कभी मना नहीं किया चाय के लिए, हिसाब नहीं मांगा, और वो पैसे कई गुना पैसे दे के जाते हैं। हाँ, उत्तराखंड के है ये जो सतनाम होते थे, वो आज तो भगवान के पास है, स्वर्ग सिधार के। वो उत्तराखंड के रहने वाले थे और यहाँ पे आके छोटी सी चाय की दुकान, खोखा ही रखा था वैसे तो। खोखा भी वो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट और टीचिंग नॉन टीचिंग के जो कर्मचारी थे, उन्होंने ही वो कुछ पैसे वैसे इकट्ठे करवा के तब वो खोखा रखवाया था वहाँ पे, नहीं तो उनके पास तो खोखा रखने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन सतनाम जी ने जो सेवा की इस यूनिवर्सिटी की, जब तक भी वो रहे, वो और बहुत ही सस्ते में सारा सामान मिलता था और स्टूडेंट्स का वहाँ मन लगता था। अब थोड़ा सा हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सतसिंह जी, सतनाम जी का तो बड़ा ही, आज हम भी उनके वहाँ पे जाके चाय पी के आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गुदगुदाती हैं। तो जैसे आज हम यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टीचिंग जो ब्लॉक्स है वो 18 है आज के टाइम में, और क्लासरूम जो है वो 279, स्मार्ट क्लासरूम में 75 है। लैब्स जो है, देखो लैब से पता चलता है किसी भी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एजुकेशन का और रिसर्च का। यहाँ पे 177 लैब्स यहाँ पे बनी हुई है। ऑडिटोरियम 2 है, एक राधा कृष्ण ऑडिटोरियम है जिसमें 500-600 की कैपेसिटी के लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे, और एक ये टैगोर ऑडिटोरियम है जहाँ पे 1800 लोग की क्षमता है। और डेडिकेटेड परीक्षा सदन है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी का सपना सचिवालय है, TV एंड रेडियो स्टूडियो है, सीवरेज
ट्रीटमेंट प्लांट अपना यूनिवर्सिटी का अलग से बना हुआ है, सोलर एनर्जी पैनल्स यहाँ पे है। तो आप ये देखो कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम में है, पहले या 2 से 3 बिल्डिंगों में ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। पर इसके साथ साथ टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है आज भी। ये देखो सबसे ज़्यादा, फिर मैं आपने बात शिक्षकों की बात की या नॉन टीचिंग की बात की, भर्तियों की। आज पहले 9 प्रोग्राम यहाँ पे चलते थे, पहले तो 4 ही चलते थे जब ये रीजनल सेंटर होता था, फिर 9 चले, उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड होते गए। आज 43 डिपार्टमेंट है जो प्रोग्राम चलते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके जो पद पहले स्वीकृत पद थे जो, वो भी अभी पूरे नहीं हो पाए। उसके बाद तो कितने नए कोर्स आ गए हैं। तो आज सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस 50 सालों में मैन पावर की जरूरत है, फैकल्टी मेंबर्स की है, सबसे ज़्यादा तो टीचिंग की है। क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। तो ये भी मैं फिर आपको बता दूं कि आरपी हुड्डा के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा भर्तियाँ की गई थी, टीचिंग की भी और नॉन टीचिंग की भी। इस यूनिवर्सिटी के 50 साल का आप इतिहास उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ की है वो आरपी हुड्डा के टाइम में हुई। और आरपी हुड्डा के टाइम में अच्छे टीचर भी आए, जो आज हम आप देखोगे जब भी कोई रिसर्च की बात आती है तो लाइफ साइंसेज की बात आती है कि लाइफ साइंसेज में इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके काम होता है, रिसर्च होता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे भी मतलब उनकी डिमांड वो होती है, चर्चाएं होती है कि भाई हाँ वास्तव में एमडीयू का जो लाइफ जो अभी एग्जिस्टिंग वाइस चांसलर इनका बताइएगा टेन्योर, क्योंकि सबसे लंबा टेन्योर इनका अभी तक रहा है जितने वाइस चांसलर रहे हैं। इन पहले सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल था वो आरपी हुड्डा का ही था, वो 6 साल महर्षि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। और अभी जो वर्तमान में प्रोफेसर राजबीर सिंह है, ये 6 साल इनको हो चुके हैं। 19 में आए थे जनवरी में और अब 25। हाँ, पहले तो सुकवा के बीसी बन के आए थे, इनके पास एडिशनल भी था एक चार्ज। तो प्रोफेसर राजबीर सिंह के कार्यकाल में एक तो जो ऑनलाइन एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो जैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं, 5 से 6 कोर्स जो है वो ऑनलाइन भी किए गए हैं। और इन्हीं के टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा, हरियाणा की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एकदम से हाथों हाथ लिया हो। एक अच्छी बात ये है, 1 साल पहले यानी कि 2024 से पहले 75 या 80% जो एनईपी का जो काम है वो पूरा कर लिया था। एक अच्छी बात ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई ना, तो सबसे पहले एक रिएक्शन होता है ज़्यादातर जो हेड्स होते हैं कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन इन्होंने रेजिस्टेंस की बजाय प्रोएक्टिवली उस पर काम किया। और अभी बहुत सारी एनईपी में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारा जो है एनईपी को लेकर के इन्होंने लागू करने की कोशिश की। और अभी हाल ही में कितने सारे नेशनल लेवल के वर्कशॉप्स हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, और बाहर से लोगों को बुलाया भी जा रहा है, ग्लोबल समिट भी हो रहा है। देखो, इन्होंने जो पीएचडी के लिए जो रिसर्च का जो काम है, जो उनको वर्कशॉप का जो काम है, वो इन्होंने राजबीर सिंह जी के टाइम में जो फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर बना, और उसके बाद लगातार रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार भी हुए हैं, वर्कशॉप भी की गई है, और उसका फ़ायदा भी हुआ है। एमडी यूनिवर्सिटी अब आप देखोगे तो हरियाणा की देश की 100 यूनिवर्सिटियों में एमडी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी 100 में नहीं आती। एनआईआरएफ की जो रैंकिंग होती है उसमें 100 में एकमात्र एमडी यूनिवर्सिटी है जो पिछले 4 सालों से ये अपना स्थान बनाए हुए है। नहीं तो आप हरियाणा की आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जीजेयू है, रिसर्च का ही काम होता है इसमें। तो ये जो अपना कृषि एचएयू है जो, उसमें तो है ही वो रिसर्च की यूनिवर्सिटी, लेकिन रिसर्च के मामले में भी एमडी यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटियों से ऊपर है। तो ये प्रोफेसर राजबीर सिंह ने जो
रिसर्च को लेके, ऑनलाइन एजुकेशन को लेके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके जो काम किया है, और अभी जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स लेके आए हैं जो, और जिसमें वो रिसर्च भी कर सकते हैं बच्चे 4 साल के बाद, वो जो कोर्स अब प्रोग्राम है शुरू, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुए। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है पिछले दिनों में, प्रोफेसर राजबीर सिंह के आने के बाद एक चीज़ इन्होंने जो स्ट्रीमलाइन की है सारी चीज़ों को पे काम करते हुए। पहले स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट बहुत होते थे, लेकिन अब काफ़ी समय से देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट या तो होते ही नहीं है या नामात्र होते हैं। या तो वो जो पुराने स्टूडेंट लीडर थे पास आउट हो गए हैं, या उन्होंने होप छोड़ दी है कि अब यहाँ जो है आपकी दाल नहीं गलेगी और अपने आप को कहीं और बिजी कर लिया। इसमें ना मैं 2 बात कहना चाहूँगा। स्टूडेंट भी अब जो स्टूडेंटों के जो मुद्दे ना, जैसे क्या है, स्टूडेंट यूनियन का काम होता है या लीडर्स का काम होता है वो स्टूडेंटों के हक की बात करे, और वो ये नहीं देखे कि ये फला यूनियन से जुड़ा हुआ है, ये फला यूनियन से जुड़ा। जो स्टूडेंटों के जायज़ मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, वो अथॉरिटी के पास लेके जाएं। अगर आप स्टूडेंटों के मुद्दों को राजनीति करने लग जाएंगे तो स्टूडेंट भी आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट लीडर भी अब यूनिवर्सिटी में नहीं रहे। मैं एमडी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं पूरे हरियाणा की आप यूनिवर्सिटी की बात करूँगा कि स्टूडेंट लीडर भी अब नहीं है। और 1995 के बाद तो छात्र संघ के चुनाव ही नहीं हुए। एक बार हुए थे पीछे अभी, वो भी डायरेक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ। अगर डायरेक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव हो और फिर छात्र नेता जो है वो निकल के आते हैं, और छात्र नेता की जो ना बहुत बड़ी ताकत होती है क्योंकि उसके साथ हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट बैक में होते हैं। आप एमडी यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो आज कैंपस में 14,000 स्टूडेंट है आज के टाइम में। एक चीज़ जो हम बीच में डिस्कस करना भूल गए वो यहाँ का डिस्टेंस एजुकेशन। कभी यहाँ का जो डिस्टेंस एजुकेशन था बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था यूनिवर्सिटी के लिए, और बहुत सारे छात्र इसका लाभ लेते थे। डिस्टेंस एजुकेशन की वजह से ही यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ, फाइनेंशियली जो है वो साउंड हुआ डिस्टेंस एजुकेशन से, क्योंकि अलग अलग सेंटर बने हुए थे जो दूसरे स्टेट के बच्चे जो कैंपस में नहीं आ पाते थे वो वहाँ पे एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन उस पे ये भी एक आरोप लगे कि डिस्टेंस एजुकेशन की वजह से डिग्रियाँ बिकने लगी। देखो, जो चीज़ है वो दोनों ही उसके बात होनी चाहिए, दोनों ही मुद्दों पे। डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पे एमडी यूनिवर्सिटी की एक किरकिरी भी होने लग गई थी कि भाई एमडी यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर लेनी है तो फला सेंटर पे जाके आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन तो ये एक जो काम हुआ इससे छवि भी खराब हुई। लेकिन इसका एक पहलू वो और भी निकल के आया कि जब एमडीयू का डिस्टेंस एजुकेशन बहुत सक्सेसफुली चल रहा था तो उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी कामयाब नहीं थी। लेकिन जब से ये बंद हुआ, एक ये भी सुनने को आता, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, हालांकि सारी बातें सही हैं, लेकिन ये भी कॉन्स्पिरेसी थी कि इसको डिस्टेंस एजुकेशन को बंद करवाओ क्योंकि स्टूडेंट्स को डिग्री करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। और जब से वो बंद हुआ है कि सिर्फ कैंपस में ही आप डिग्री दे सकते हो, जो कैंपस में स्टूडेंट होंगे आपके या एफिलिएट कॉलेज में होंगे, उसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन से आप नहीं कर सकते। तो ये जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे जो दुकानें हैं ये कामयाब होनी शुरू हो गई। सत सिंह जी, आप सही कह रहे हैं कि जब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भरमार हुई और एक के बाद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मान्यता मिली, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ओपन होने लगी, तो सरकारी यूनिवर्सिटी को जो डिस्टेंस एजुकेशन के जो सेंटर होते थे वो बंद हो गए, उनके दुकान तो बंद हो गई, नुकसान हुआ है। तो फिर ये प्राइवेटों में चले गए ना, तो वो प्राइवेटों ने पूरा कैप्चर ही कर लिया सब चीज़ों। लेकिन उस चीज़ को उस जो डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ का बंद हुआ उसका आर्थिक नुकसान इतना बड़ा हुआ कि आज सरकार ये कह रही है कि यूनिवर्सिटीज़ को कि आप अपने खर्चा खुद वहन कीजिए। और डिस्टेंस एजुकेशन अगर आज होता तो मुझे यूनिवर्सिटी को कोई चिंता नहीं थी सैलरीज देने में, अपना खर्च उठाने में, लेकिन अब यूनिवर्सिटी को सिस्कियाँ लेनी पड़ रही है। देखो, ये जो आप बात कह रहे हैं कि आप
सेल्फ फाइनेंस कोर्स, सेल्फ फाइनेंस कोर्स तो अलग बात होगी कि आप यूनिवर्सिटी जो है वो अपना सेल्फ खर्चा सस्टेन हो जाए, वो खुद का खर्चा खुद उठाए अपनी यूनिवर्सिटी का। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता ना। आप ये देखो कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, अब यहाँ पे 600 एकड़ से भी ज़्यादा की लैंड है यूनिवर्सिटी के पास। अगर उस यूनिवर्सिटी में जो लैंड अभी एकेडमिक के लिए यूज़ नहीं हो रही है, उसका अगर कॉमर्शियल यूज़ करने दे सरकार, तो हो जाएंगे। आप ये देखो महर्षि नवीन विश्वविद्यालय का ये जो दिल्ली बाईपास का जो न्यू बाईपास जो जज्जर रोड वाला निकला, जो जेएलएन नहर के आसपास की जो लैंड पड़ी है, अगर उस लैंड पे कॉमर्शियल यूज़ करने दे तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे मॉल खड़ी कर सकती है, तो कितना भी पैसा ले लीजिए वहाँ पे। लेकिन शैक्षणिक जो विभाग होते हैं, संस्थान होते हैं, वो कॉमर्शियल यूज़ अपनी लैंड का नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल स्टूडेंटों के हित के लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकते। अगर सरकार को जब इनको इनके पैरों पे ही खड़ा करना है तो फिर कॉमर्शियल यूज़ करने दो ना। नहीं, क्यों कमर्शियल यूज़ क्या अब नहीं हो रहा है? कुछ ऐसा हिस्सा है अभी जो कमर्शियली अलग तरीके से यूज़ हो रहा है, जैसे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल से क्या अर्निंग आनी है? वो तो ये है कि वो एक कहने की बात है कि भाई उससे आप यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते। नहीं, लेकिन बात तो एक नियम की है ना। नियम अगर एक जगह तोड़ा मरोड़ा जा सकता है तो वो 10 जगह भी हो सकता है। नहीं हो सकता है अगर इसका आज का हमारा जो चर्चा का विषय था, एमडी यूनिवर्सिटी के 50 साल पूरे होने पर। हालांकि हम इस 50 मिनट में 50 साल को नहीं सिमटा सकते, लेकिन हम अपने जो देश का गौरव है उनके नाम तो ले ही सकते हैं ना जी। तो ओलंपियंस भी 5 देखो, आप एमडी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट रहे हैं वो ओलंपियन योगेश्वर दत्त है, सबसे पहले विजेंद्र कुमार 2008 के, विजेंद्र कुमार है, बॉक्सर है। उसके बाद साक्षी मलिक है, अमन सहरावत है जी। तो योगेश्वर दत्त मैंने नाम ही ले दिया जी। तो ये आपके यूनिवर्सिटी के ना प्राइड है, आप इन देखो। और फिर सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत हैं, अपने आजकल जो फिल्मों में धूम मचा रहे हैं, जेडी भाई पाताल लोक के हाथीराम, वो एमडी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट से एमए उन्होंने यहाँ से कर रखी है। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का गौरव ही है ये, और इन्हीं से पहचान होती है जी। जो कॉमनवेल्थ में, जो एशियाड में, और जो ऐसी जो बहुत सारे हैं उनमें तो ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो भरमार है। उसमें तो आप देखोगे तो आपको यह नाम लेने में 1 घंटा लग जाएगा। वैसे कुछ भी कहो, जब स्पोर्ट्स डायरेक्टर ढोल साहब थे ना, तो देखो जलवा ही अलग था। देखो देवेंद्र ढोल ने एमडी यूनिवर्सिटी का जो खेल विभाग है ना, उसको शिखर पे पहुंचा दिया। He was a showman नहीं, वो एज ए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भी बहुत तगड़े मैनेजर थे वो एक तरीके से। आप ये देखो, उनके टाइम में प्रो कबड्डी शुरू हुई थी देश में, और प्रो कबड्डी में एक भी ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं थी जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से जुड़ा स्टूडेंट कबड्डी का खिलाड़ी वहाँ पे उस टीम में ना हो। तो उन्होंने ऐसे बच्चों को जो गांव में बग्गी पे बैठ के न या खेत में साइकिल पे बरोटा बरसम लेगा करते, उन लोगों को 5 स्टार होटलों तक पहुँचा दिया, हवाई जहाज़ में उनको आना जाना शुरू करवा दिया प्रो कबड्डी की मदद से। सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो गांव के बिल्कुल, जो एजुकेशन में भी बेचारे इतने वो तुक्के से, जैसे वो एक बार हमारे पहलवान जी आए थे अशोक गर्ग जी के, वो भाई पहलवान पढ़ाई वढ़ाई में तो ऐसे ही होते हैं, डिग्री तो लिया मार्कशीट तो ऐसे ही बच्चे जो है वो हमारे स्पोर्ट्स के जो कबड्डी के हैं या रेसलिंग के हैं, वो +2 करके बीए में एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी के मंच तक पहुँचे। फिर यूनिवर्सिटी को उन्होंने पदक भी दिलवाए हैं। इंटर यूनिवर्सिटी में आप देखो, ओलंपिक में देखो, कॉमनवेल्थ में देखो, तो यूनिवर्सिटी के लिए पदक दिलवाए। तो देवेंद्र ढोल की मैं बात करूं तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और एमडी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, एमडीयू का नाम पूरे देश में ही नहीं वर्ल्ड में पहुंचा दिया जी। तो हमारे पास कहने को बहुत कुछ है एमडी यूनिवर्सिटी को। एमडी यूनिवर्सिटी हरा भरा कैंपस, एमडी यूनिवर्सिटी आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बहुत सारी कमियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ है वहाँ पर, लेकिन
यूनिवर्सिटी जो है एक राष्ट्र का गौरव होता है, क्योंकि वो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देता है। आपको आज का जो हमारा एपिसोड है वो कैसा लगा, और बहुत सारी बातें हमसे ज़रूर छूट गई हैं, वो आपका काम है कि आप कमेंट करके बताएं। और कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो एमडी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है और कुछ कहना चाहती है, वो भी हमसे कमेंट करके और संपर्क कर फलो सकते हैं। फलो में कोई बात हमारे से टेक्निकली त्रुटि रह गई है तो उसको भी आप दुरुस्त करके और ज़रूर हमारी बताएं। भावना पर जाइए, त्रुटि रह गई हो तो माफ़ी कीजिए। ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।